हेलो ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का टॉपिक रहने वाला है द प्रॉब्लम ऑफ द राइट टू डेवलपमेंट, द राइट टू लाइफ एंड नीड्स अ क्लीन एनवायरनमेंट। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं जब हम राइट की डिमांड करते हैं कि हमें क्या चाहिए वास्तव में। तो सबसे पहली बात है कि हमें विकास चाहिए, यानी डेवलपमेंट चाहिए। तो उसके लिए हम राइट की डिमांड करते हैं। हमें ज़िंदगी अच्छी चाहिए, लाइफ अच्छी चाहिए, तो राइट टू लाइफ की बात करते हैं। एंड क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए। तो आप देख सकते हैं राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंड राइट टू लाइफ, दीज आर दी मोस्ट बेसिक डिमांड जो अभी करंट में हम गवर्नमेंट से करते हैं। तो ये राइट्स हमें चाहिए। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। जब भी हम मानव अधिकार की बात करते हैं, इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली, आज ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली ये इवॉल्व्ड हुआ है, बहुत इसकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है। सिंस द एडॉप्शन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जब से हमने 1948 में यूडीएचआर को अपनाया है। वाइल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो हमारे मतलब सिविल नागरिक और राजनीतिक राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, हैव लॉन्ग बिन रिकग्नाइज्ड, बाद में जाके हमें मिले थे और बाद में जाके लागू हुए थे, इन्फोर्स्ड हुए थे। न्यूअर राइट्स क्या होते हैं? नए राइट्स, जो आज के समय के बहुत इंपॉर्टेंट न्यू राइट्स जिन्हें कहा जा सकता है, वो है लाइक राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, हम डिग्निटी, गरिमा के साथ अपने जीवन को जिएं, और राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। ये बेसिक कुछ राइट्स हैं जो आज के समय मतलब करंट एरा में बहुत ज़्यादा न्यूअर राइट्स इन्हें कहा जाता है। ये किस नाम से जाने जाते हैं? बहुत ज़्यादा न्यूअर राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं जो हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट का राइट है वो इसी के साथ है। हैव एमर्ज इन रिस्पॉन्स ग्लोबल इनइक्वालिटी, जब वैश्विक स्तर पर असमानताएं देखने को मिली तब ये राइट्स जो है सामने आती हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसकी क्षति हो रही है, दिन प्रतिदिन उसका हार्श हो रहा है, फिर ये राइट्स डिमांड की जाने लगी लोगों के द्वारा। डेवलपमेंटल इम्बैलेंस, यानी कि विकास के अंदर बहुत ज़्यादा असंतुलन क्रिएट हो गया है। इम्बैलेंस है, कोई चीज़ बैलेंस होती है मतलब संतुलन में है, कोई चीज़ इम्बैलेंस है मतलब विकास एक तरफा हो गया है। कुछ लोग जो पहले से विकसित है, कुछ कंट्रीज जो पहले से विकसित है, उनका और विकास हुए जा रहा है, कुछ जो डेवलपिंग है वो और गर्त में जा रही है, डेवलप नहीं कर रही है। तो ऐसा भी देखने को मिला। तो हाउएवर अगर हम कहा जाए कि दीज राइट्स, ये जो राइट्स हैं, फेस कंसेप्चुअल, लीगल एंड पॉलिटिकल ऑपरेशनल चैलेंजेस, चुनौतियों को महसूस कर रही है। कानूनी चुनौतियां इसके सामने आती है, राजनीतिक चुनौतियां आ रही है, उसको ऑपरेशन इसका कैसे किया जाए वो चुनौतियां हैं। तो स्पेशली इन बैलेंसिंग इकोनॉमिक, आर्थिक डेवलपमेंट, सोशल, सामाजिक न्याय को स्थापित करने में और पर्यावरण की सततता बनाए रखने में आज बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस कर रही है। ये जो राइट्स हैं आज हमने अभी देखी है, 3 मेन इंपॉर्टेंट राइट्स जो आपके सामने इसका डायग्राम है। राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंड राइट टू लाइफ। इन राइट्स को बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जा रहा है कि कैसे ये सब फुलफिल होंगी। सबसे पहले राइट की बात करते हैं, द राइट टू डेवलपमेंट, यानी विकास का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास का अधिकार क्या है, कंसेप्ट और चैलेंजेस इसके सामने क्या आए हैं वो देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो जो राइट टू डेवलपमेंट है, जिसे शॉर्ट में क्या कहा गया है, RTD कहा गया है, राइट टू डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट आर्क्यूलेटेड। कब आया था लाइट में? 1986 के अंदर आया था। फर्स्ट आर्क्यूलेटेड इन द 1986 यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू डेवलपमेंट। इस रिजोल्यूशन प्रस्ताव के अंदर आता है UNGA रिजोल्यूशन 41 बाय 128 रेजोल्यूशन है, जिसमें से 41 नंबर पर था ये राइट टू डेवलपमेंट, ये विकास का अधिकार हमारा 1986, ये याद रखेंगे। इट रिकॉग्नाइजेस डेवलपमेंट, ये कैसे डेवलपमेंट, विकास को कैसे आइडेंटिफाइड करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचान दिलवाता है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, कि विकास होना चाहिए बहुत व्यापक, यानी कि जिसमें इकोनॉमिक, आर्थिक विकास इंक्लूड हो, सोशल विकास इंक्लूड हो, कल्चरल यानी सांस्कृतिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, ये सब विकास इसके प्रोसेस होने चाहिए। एमिंग करता है, एम यानी लक्ष्य करता है कि कंस्टेंट इम्प्रूवमेंट होता रहे। इम्प्रूवमेंट मतलब विकास कांस्टेंट रहे, एकदम स्थिर रहे, ये नहीं कि पहले हो रहा है फिर नीचे चला जाए फिर ऊपर, ऐसे नहीं, कांस्टेंट रहना चाहिए विकास। ऑफ द वेल बीइंग ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, सारी जनसंख्याओं के लिए, सभी जनसंख्या के लिए ज़रूरी है कि इसका बैलेंस होना।
ओके, की प्रिंसिपल्स ऑफ आरटीडी देखते हैं। राइट टू डेवलपमेंट के कुछ की प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी है इन डेवलपमेंट, विकास के पथ पर सभी को पार्टिसिपेट करना है। एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे संसाधन हो, इकोनॉमिक, कोई पैसे हो, कोई भी चीज़ हो, सभी को बराबर तरीके से बांटा जाए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। डेवलपमेंट मस्ट बी ह्यूमन सेंटर्ड, जो विकास है वो नागरिकों को केंद्रीकृत रख के हो, ना कि किसी और चीज़ को। एंड रिस्पेक्ट करे संप्रभुता को, सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करे और नागरिक को केंद्र में रखा जाए, यानी कि ह्यूमन को, मानव को केंद्रित करके ही डेवलपमेंट होना चाहिए। फोकस ऑन इंटरजेनरेशनल एंड जस्टिस, इंटरजेनरेशनल जस्टिस, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्विटी को ध्यान में रखना चाहिए। एक बहुत ही न्यू वर्ड है इंटरजेनरेशनल जस्टिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आज की जो जनरेशन है, मान लीजिए आज की जो पीढ़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी के लिए, कि अगली पीढ़ी को भी सारे सस्टेनेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं ना, सभी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, सततता, विकास होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। तो उनके लिए आज की जनरेशन को, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए रिसोर्सेज को बचा कर रखना और राइट्स को रखना, ये सब ज़रूरी है। वो न्याय मिले आने वाली भावी पीढ़ी को, फेयरनेस होनी चाहिए बिटवीन जनरेशन्स। इसका मतलब है कि प्रेजेंट जनरेशन को ये रिसोर्स डिसीजंस वगैरह ऐसे लेने चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन को हार्म न करे, नुकसान न पहुंचाए, चाहे आने वाले समय में बच्चे हों और ग्रैंड चिल्ड्रंस हों, आने वाले फ्यूचर पीपल हों, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, इन्वायरमेंट मिले और इक्वालिटी, क्वालिटी, और जैसे आज वो खुद हैं वैसे ही उन्हें भी मिले। तो इस चीज़ की बात करना। चैलेंजेस टू द राइट ऑफ डेवलपमेंट, और आज विकास आरटीडी में क्या चैलेंजेस, चुनौतियां देखने को मिल रही है। नॉर्थ साउथ डिवाइड, क्या है ये नॉर्थ साउथ डिवाइड? इसका मतलब है डेवलप्ड कंट्रीज often view RTD as tool for developing nations and demand financial aid। देखिए, पहले बात तो हम नॉर्थ साउथ एक बात करते हैं, क्या होता है नॉर्थ साउथ, फिर इसे अच्छे से समझेंगे। ग्लोब बनाते हैं, ओके, और इसे जब दो भागों में बांट दिया जाता है, ऊपर की जो कंट्रीज हैं इन्हें नॉर्थ और नीचे की कंट्रीज को साउथ कहा जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो नॉर्थ में बिलोंग करती कंट्रीज है वो सारी डेवलप्ड हैं। कैसी हैं? विकासशील नहीं हैं, वो विकसित हो चुकी है। और साउथ में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो डेवलपिंग हैं, यानी विकास कर रही हैं, ऐसा माना जाता है। और जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड, ये जो नॉर्थ इस फ्रंटायर में रिलाई करने वाले जितने भी देश होते हैं, जो डेवलप्ड होते हैं, वो क्या समझते हैं कि ये जो आरटीडी है ना, राइट टू डेवलपमेंट का, ये एक टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं जो ये वाली कंट्रीज होती है जो साउथ ब्लॉक में है। यानी कि ये जो विकासशील देश है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प चाहते हैं, एड चाहते हैं टेक्नोलॉजी की, और ग्लोबल साउथ में दिखना चाहते हैं राइट टू इकोनॉमिक इक्विटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो विकसित देश हैं वो अक्सर लोग जो हैं, विकसित लोग जो हैं, वो यही सोचते हैं कि आरटीडी को विकासशील देशों द्वारा वित्तीय सहायता, पैसों से रिलेटेड प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग करने के साधन के रूप में देखा जा रहा है। बड़े बड़े देश ऐसे ही देख रहे हैं, जबकि वैश्विक दक्षिण इसे आर्थिक समानता के आधार के रूप में देखता है। यानी कि हम कह सकते हैं साउथ कैसे देखता है कि ये एक तरीके से हमें आर्थिक राइट मिल रही है, इक्विटी, समानता मिल रही है। जो डेवलप्ड कंट्री है वो किसी और मतलब से देखते हैं। कन्फ्लिक्ट है ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट्स में, लॉज में देखते हैं कैसे कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं व्यवसाय में, इन्वेस्टमेंट में। तो ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो ट्रिप्स होते हैं, सम टाइम लिमिट एक्सेस टू द एसेंशियल गुड्स हिंडरिंग डेवलपमेंट। जो ग्लोबली क्या होता है कन्फ्लिक्ट, जब कोई बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है वैश्विक तौर पे, तो क्या होता है, फिर संघर्ष हो जाता है, तो वैश्विक व्यापार समझौते इससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। ये आवश्यक वस्तुओं, मतलब यानी कि क्या होता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हैंडर होते हैं। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है, डेवलपमेंट को बाधा उत्पन्न होता है विकास के अंदर। वैश्विक व्यापार जो समझौते होते हैं जैसे ट्रिप्स, कभी कभी आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच को सीमित कर देते हैं, ज़रूरी चीज़ें भी नहीं पहुंच पाती है, इसके वजह से हिंडर होती है परफॉर्मेंस डेवलपमेंट की। एब्सेंस ऑफ
लीगल इन्फोर्समेंट, यानी कि कानूनी प्रवर्तन का अभाव है। आरटीडी रिमेन्स नॉन बाइंडिंग, आरटीडी को कोई ऐसा नहीं देख रहा है कि इसको सबको मानना पड़ेगा, बाइंडिंग नहीं है, ये लोगों के लिए बाइंडिंग नहीं है। लैक ऑफ इन्फोर्सेबल मैकेनिज्म, इसको लागू करने के लिए कोई ऐसी मैकेनिज्म भी नहीं है जो इसको लागू करवा सके, ठीक है। इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रहा है आरटीडी का, राइट टू डेवलपमेंट का। इससे क्या होता है, इसका इम्पैक्ट रिड्यूस होते जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसके प्रभाव कम होते जा रहा है। स्टेट अकाउंटेबिलिटी वर्सेस ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि राज्य जवाबदेही बनाम वैश्विक जवाबदेही क्या होती है, यानी कि हम कह सकते हैं जो राज्य है, कोई स्टेट है, कंट्री है, उसकी जवाबदेही और वैश्विक दायित्व क्या है, उत्तरदायित्व क्या है समाज का। तो वाइल स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट, जितने भी कंट्रीज हैं वो अपनी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांजैक्शनल कॉर्पोरेशंस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल अंडर आरटीडी नॉर्म्स, जबकि राज्य विकास के लिए जिम्मेदार है। बहुराष्ट्रीय निगमों और वैश्विक वित्तीय संस्थानों को आरटीडी के मानदंडों के तहत जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। कॉरपोरेशंस कोई भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े निगम होते हैं, बड़े बड़े राष्ट्र में कंपनीज होती है, उनको विकास के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। विकास के लिए जिम्मेदार ओनली एंड ओनली जो है स्टेट को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है, वही अकाउंटेबल है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं राइट टू लाइफ एंड बेसिक नीड्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ, क्या होती है राइट टू लाइफ, बेसिक नीड है ये हमारी। जो राइट टू लाइफ कहता है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है यानी न्याय शास्त्र है, उसमें विकास की ज़रूरत है, इवोल्यूशन की नीड है, मतलब है न्याय शास्त्र में विकास देखने को मिला। यानी ट्रेडिशनली पहले क्या था, परंपरागत रूप से अगर हम देखें, जो राइट टू लाइफ है यानी जीवन का जो अधिकार है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जीने तक सीमित था। मतलब जीने का अधिकार, जहाँ लाइफ आ गई मतलब सिर्फ सर्वाइवल के लिए, आप जीवित रह सकते हैं, उसके लिए था। यानी जो कोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ हैव एक्सपेंडेड इट्स मीनिंग, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं परंपरागत रूप से जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या था, जीवित रहना होता था। हालांकि अदालतों और मानवाधिकारों निकायों जो ने इसके अर्थ को बहुत विस्तृत करके इसमें शामिल कर दिया है, इसमें इंक्लूड किया है, बहुत कुछ इसमें एक्सपेंड किया गया है इसके जुरिस्डिक्शन को। जैसे कि इसमें राइट टू हेल्थ केयर भी आ गया है लाइफ के अंदर, फूड एंड वाटर भी आ गया, शेल्टर भी आ गया, एजुकेशन, लाइवलीहुड, ये सब चीज़ों को शामिल करके उसको और ज़्यादा इसके मीनिंग को, इसके मतलब को एक्सपेंड किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं की लीगल माइलस्टोन्स क्या क्या थे। जैसे आर्टिकल 1 इंडिया में आर्टिकल 21 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इंटरप्रेटेड, बार बार व्याख्या की गई है इस चीज़ की, बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मल्टीपल लैंडमार्क जजमेंट्स। ऐतिहासिक ऐसे जजमेंट्स आए हैं, उनमें बार बार यही कहा गया, जैसे कि हम देख सकते हैं फ्रांसिस कोरेल मुलीन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का केस देख लीजिए 1981, जहां राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात की गई है, ठीक है। फिर ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी का केस देख लेते हैं, कॉरपोरेशंस, जहां राइट टू लाइवलीहुड बताया गया है। PUCL यूनियन वर्सेस इंडिया राइट टू फूड केस की बात की गई, एस्टेब्लिशमेंट दैट द राइट टू फूड इज इंटेग्रल राइट टू लाइफ, मतलब भोजन का अधिकार बहुत इंटेग्रल राइट है। ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जैसे कि परसिस्टेंस, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, माने कि गरीबी तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, और इनइक्वालिटी जो असमानताएं हैं वो सब जो है निरंतर चलती ही जा रही है। तो यानी बिलियंस स्टिल लैक एक्सेस टू बेसिस नीड डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, अरबों आर्थिक विकास के बावजूद, इतने विकास हुए हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस आर्थिक विकास के बावजूद भी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंचने का अभाव हम देख रहे हैं कि बुनियादी आवश्यकताओं तक हम नहीं पहुंचे हैं, यानी गरीबी तो कम नहीं हुई है, बहुत सारे बिलियंस ऑफ बिलियंस हमने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, यानी हमने ये भी करके देख लिया कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया है पब्लिक सर्विस का, ठीक है। हैज़ अंडरमाइंड एक्सेस, इसके कारण क्या हुआ है, जब भी जैसे ही हमने प्राइवेटाइजेशन किया है उसके वजह से ये हुआ है कि हैज़ अंडरमाइंड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज फॉर द पुअर। तब क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन तो आपको पता है महंगा होता है, ठीक है, कॉस्ट होता है, कॉस्ट
कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, बहुत कॉस्टफुल होता है। तो इससे क्या होता है, जो नॉर्मल पुअर लोग, गरीब लोग हैं ना, वो इसको पहुंच ही नहीं सकते इस चीज़ तक। तो इसके वजह से पब्लिक सर्विस था, वो तो फ्री था, तो लोग पहुंच जाते थे। जैसे ही पब्लिक सर्विसेज को हमने प्राइवेटाइज किया तो फिर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। लैक ऑफ यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, यानी कि किस चीज़ की कमी है, लैक ऑफ यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन की कमी है। सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण हुआ, फिर सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का अभाव देखने को मिलता है। सुरक्षा नहीं है लोगों में, समाज में। सोशल सिक्योरिटी नेट्स आर ऑफन वीक और नॉन एग्जिस्टेंस, इसका मतलब सामाजिक सुरक्षा तंत्र अक्सर कमजोर देखने को मिल रहा है, अपर्याप्त है। ठीक है, तो ये है। अर्बन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि स्लम्स जो डिमोलिस्ड हो रहे हैं, डिमोलिशंस देखने को मिला। एंड फोर्सेस एविक्शंस वायलेट द राइट ऑफ शेल्टर, जो स्लम्स होती हैं, जैसे झुग्गी झोंपड़ियाँ जो होती है, वो उनका विध्वंस कर देते हैं शहर के लोग। तो फिर उससे क्या होता है, जबरन जो बेचारे लोग होते हैं उनको बेदखल कर दिया जाता है, वो आश्रय के लिए भटकते रहते हैं, कहाँ जाएं, कहाँ रिहेबिलिटी करें, शेल्टर नहीं है उनके पास। तो इससे उनके आश्रय का अधिकार नहीं, यानी हम कह सकते हैं राइट टू शेल्टर, घर जो आश्रय होता है उसका अधिकार भी उनसे छीन लिया जाता है इसमें। फिर देखते हैं राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कंसेप्चुअल फाउंडेशन की इसकी। ओके, अधिकार इसका, तो इस चीज़ का वैचारिक आधार कहाँ से उठता है, कहाँ से देखने को मिलता है, कंसेप्चुअल फाउंडेशन। इन्वायरमेंट जो आज पर्यावरण है उसकी क्षति हो रही है, हानि हो रही है, ये तो सबको पता है कि पर्यावरण कितनी बुरी तरीके से जो है उसकी हानि हो रही है। ठीक है, डिग्रेडेशन हो रहा है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को, यानी मानव के स्वास्थ्य के ऊपर। लाइवलीहुड्स जो जीवन है, यानी कि जो अस्तित्व है मानव का, उसके ऊपर खतरा बना पड़ा है। पर्यावरण क्षरण से क्या होता है, सीधा मानव के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। उसकी जो लाइवलीहुड है, आजीविका है, अस्तित्व जो है, सर्वाइवल जो है, वो खतरे में पड़ जाता है। इसी वजह से दिस हैज़ लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ राइट टू इन्वायरमेंट, इसी कारण जो है पर्यावरण का अधिकार आता है व्यापक जीवन के लिए, ताकि जो जीवन है वो और व्यापक हो सके, हम अच्छे से जी सकें। तो राइट टू इन्वायरमेंट आता है लाइट में एज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का ही ब्रॉडर पार्ट है राइट टू एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या क्या देखने को मिले हैं इस राइट्स के लिए हमें। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैं, जैसे 1972 का स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन फर्स्ट ग्लोबल, ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है उसको कहा जाता है फर्स्ट ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट राइट्स, पहला ऐसा रिकॉग्नाइजेशन जिसने हम सभी को एक तरीके से पहचान दी थी कि हाँ एनवायरनमेंट राइट्स आपको मिलेंगे। स्टॉकहोम घोषणा जिसे कहा जाता है, पर्यावरण अधिकारों की पहली वैश्विक मान्यता मिली। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रियो अर्थ समिट एजेंडा 21 भी जिसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फेसाइज करता है सस्टेनेबल सतत विकास के ऊपर जोर दिया जाता है इसके अंदर। फिर आता है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल 2021 के अंदर, जिसमें फॉर्मली रिकॉग्नाइज राइट टू क्लीन हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को एज अ ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन आता है, प्रस्ताव इसमें शामिल कर लिया जाता है। पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट में 2015 के अंदर आता है, एम्फेसाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट यानी न्याय हो, जलवायु न्याय, और जिसे हम कह सकते हैं एंड द नीड टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट इन क्लाइमेट एक्शन में ह्यूमन राइट्स की भी रिस्पेक्ट की जाए। इंडियन कंटेक्स्ट में देख लेते हैं, द इंडियन जुडिशरी जो भारत की न्यायपालिका है हैज़ बिन प्रोवोकेटिव और बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। जैसे MC मेहता के जो केस थे यूनियन ऑफ इंडिया का गंगा पोल्यूशन केस, जिसमें हेल्ड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन वायलेट्स राइट टू लाइफ, कि अगर पोल्यूशन हुआ तो ये हमारी राइट टू लाइफ को वायलेट होगा। तब उसके बाद बहुत सारे कदम उठाए गए थे। फिर सुभाष कुमार वजह स्टेट ऑफ बिहार 1991 में रीअफर्म्ड द राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर इज़ अ फंडामेंटल, कि हमें अच्छी शुद्ध हवा, वाटर, पानी जो मिले, शुद्ध पानी मिले, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। चैलेंजेस क्या आए हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और इन्वायरमेंटल सस्टेन। एक तरफ तो बहुत सारे औद्योगिक डेवलपमेंट हुए जा रहे हैं और एक तरफ हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की, यानी पर्यावरण को सतत बनाए रखें। ये कैसे पॉसिबल है, बहुत हार्ड है। पुलिस जो है, पुलिसेस ऑफन प्रायोरिटाइज, पॉलिसीज़ जो है वो किस चीज़ पे ध्यान देती है, प्रायोरिटाइज करती है, यानी जोर देती है शॉर्ट टर्म ग्रोथ, मतलब कुछ समय के लिए हमें ग्रोथ, मतलब अच्छी हम विकास कर लें, फिर ओवर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो पॉलिसीज़ बन रही है ना, वो
इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की कम ध्यान देकर शॉर्ट टर्म ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान दे रही है आज भी। इन्वायरमेंटल रेसिज्म एंड इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है इन्वायरमेंट में, जैसे मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ होती है ना, उन्हीं को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है मोस्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स जो देखने को मिलते हैं, आपदाएँ आती है, तो इसका खामियाजा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है। तो ये इसमें तो भेदभाव हो गया इनके साथ। फिर वीक एनफोर्समेंट है, लागू करने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई लागू हो ही नहीं रहा अच्छे से, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग लॉज, इतने स्ट्रॉन्ग कानून है लेकिन फिर भी जो है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन वैसे नहीं हो रही है। एक्ट 1986 के तहत इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, इम्प्लीमेंटेशन रिमेन पुअर, उसको लागू तो किया ही नहीं गया, तो हमेशा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पुअर है, ठीक है, उसको लागू नहीं किया जाता है अच्छे से। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग आज बढ़ रही है, थ्रेटन लाइवलीहुड, हमारे सर्वाइवल, हमारी आजीविका को खतरे में पड़ा है। फूड सिक्योरिटी नहीं है, खाने की कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक्सेस ऑफ वाटर, हमारे पास फ्रेश वाटर स्पेशली इन ग्लोबल साउथ में तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिल रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। फिर देखते हैं इंटरसेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, लाइफ एंड इन्वायरमेंट राइट्स, इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या है। दीज थ्री राइट्स, डेवलपमेंट, लाइफ एंड एनवायरनमेंट आर इंटरकनेक्ट, एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर आपने ऊपर अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो आपने देखा होगा हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। डेवलपमेंट हो रहा है, लाइफ से क्या है जुड़ा हुआ, एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है, ये इंटरकनेक्टेड है। अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट अंडरमाइंस द राइट टू हेल्थ एंड लाइवलीहुड। अब देखिए, आप रहते हैं एक जगह पे जहाँ आपका एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूटेड है, बहुत खराब है, तो उससे क्या होगा, आपकी लाइवलीहुड पर भी, मतलब आपकी आजीविका के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। जैसे ही अनजस्ट डेवलपमेंट है, अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, कैन डिस्प्लेस पीपल एंड डिप्राइव देम बेसिक नीड्स। मान लीजिए ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जो कि अनजस्ट है, अच्छा नहीं है, वो क्या करेगा, लोगों को इधर से उधर डिप्राइव होंगे, लोग बेसिक नीड्स नहीं मिलेगी, लोग इधर से उधर भटकेंगे। तो इग्नोरिंग क्लाइमेट जस्टिस, अगर आपने क्लाइमेट जस्टिस को इग्नोर किया तो ये आपके वॉयलेट करेगी राइट्स को, फ्यूचर जनरेशन के लिए सही नहीं है ये। तो इसी के कारण हमने देखा ये तीनों एक दूसरे से कितने इंपॉर्टेंटली जुड़े हुए हैं। केस एग्जाम्पल देख लेते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। केस एग्जाम्पल है नर्मदा बचाओ आंदोलन। प्रोटेस्टेड करते हैं लोग कंस्ट्रक्शन फॉर द सरदार सरोवर डैम के नहीं बनना चाहिए। रेज कंसर्न अबाउट, इसमें कैसे कंसर्न दिखाया गया, डिस्प्लेसमेंट्स अब विदाउट रिहेबिलिटेशन, वायलेटिंग राइट ऑफ लाइफ, कि आपने तो जीवन का अधिकार छीन लिया क्योंकि आपने एक इंसान को इधर से, मतलब उनको घर छोड़ने, उनका जो शेल्टर था, उनकी जो जगह थी उसको छोड़ने पे मजबूर किया, तो पुनर्वास के बिना विस्थापन दे दिया, उनको दूसरी जगह घर भी नहीं दिया और उन्हें कह दिया कि यहाँ से डिस्प्लेस हो जाओ, तो ये बहुत गलत किया गया था। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो पर्यावरण शरण हो रहा है, स्वच्छ पर्यावरण हमें नहीं मिलता है, तो इसके कारण, पर्यावरण शरण के कारण हमें क्लीन एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो इससे हमारी इस राइट का हनन हो रहा है, ठीक है। डेनियल ऑफ ट्राइबल राइट्स टू डेवलपमेंट वायलेटिंग आरटीडी, यानी विकास के लिए जनजातीय अधिकारों का हनन हो रहा है, ये आरटीडी का यानी राइट टू डेवलपमेंट का भी हनन है। तो विद अ वे फॉरवर्ड कैसे हम और आगे जा सकते हैं, तो सबसे पहले लीगल स्ट्रेंथनिंग करनी होगी, कानूनों को और मजबूत करना होगा। मेक द आरटीडी लीगली इन्फोर्सेबल, आरटीडी को ना लीगली इन्फोर्सेबल बनाओ कि इसे लागू करना ही करना पड़ेगा सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, फिर हम डेवलपमेंट की राह पर चलेंगे। इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉ होने चाहिए, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल एंड सोशल इकोनॉमिक राइट्स होनी चाहिए, सब कुछ एक साथ इंटीग्रेटेड हो, हमारी सोशल इकोनॉमिक राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस होनी चाहिए, यानी पूरी वैश्विक शासन तरीके से इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कोर्ट होनी चाहिए, इन्वायरमेंट की पर्टिकुलर अपनी कुछ कोर्ट होनी चाहिए, उसको मजबूत किया जाए। मैकेनिज्म इन्फोर्स क्लाइमेट जस्टिस, प्रमोट साउथ साउथ कॉपरेशन, साउथ के जो लोग हैं, साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, वो एक साथ सहयोग की भावना रख के काम करें डेवलपमेंट और डिग्निटी के लिए। ग्रास रूट एम्पावरमेंट होना चाहिए, मतलब नीचे के स्तरों पर यानी डिसेंट्रलाइज लेवल पर भी इन्वायरमेंट और एम्पावरमेंट, उन्हें सशक्त बनाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। मॉडल्स में कम्युनिटी लेड कन्वर्जेशन होनी चाहिए, एक कम्युनिटी के दूसरी कम्युनिटी से बातचीत होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज इंडिजीनियस नॉलेज, हमें लोकल लोगों की नॉलेज के सिस्टम को समझना चाहिए और पॉलिसी मेकिंग वैसे ही बनानी चाहिए जैसे उनको ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ गोल्स हैं इंपॉर्टेंट, यूएन 2030 तक एजेंडा रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये लिंक करता है इन राइट्स से। जैसे फर्स्ट है नो पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, गुड हेल्थ सभी को मिलनी चाहिए, ये SDG 3 है। SDG 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फिर SDG 13 है क्लाइमेट एक्शंस, फिर SDG 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं SDGs हैं। पहले ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी 16 समथिंग है, तो ये है। कंक्लूजन देखते हैं,
द राइट टू डेवलपमेंट जो RTD है, RTD, राइट टू लाइफ विद बेसिक नीड्स, कुछ इंपॉर्टेंट नीड्स के साथ, और राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये तीनों जो राइट हैं आर नॉट आइसोलेटेड, अलग अलग नहीं है, जबकि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट पिलर हैं। ये जो खंबे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर पिलर्स ऐसे हैं कि एक दूसरे पर टिके हैं। ये वी कैन से दैट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड जस्टिस, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए। और हम देख सकते हैं as the world confronts climate change, inequality and ecological collapse, these rights demand holistic participatory। वर्ल्ड तो आज बात करता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी और असमानता की, ठीक है, लेकिन कर रही है, लेकिन अधिकारों के लिए समग्र ये डिमांड्स उठ रही है कि हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ग्लोबली कोऑर्डिनेट करो। द चैलेंजेस लाइज नॉट इन रिकॉग्नाइजिंग दीज राइट, चैलेंजेस खाली इन राइट्स को पहचान लेने में नहीं है, बल्कि इन्हें मीनिंगफुल बनाओ। हमें दो वास्तविक तरीके से बैलेंस करो, इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट, एंड इंश्योर करो नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी जो है पीछे ना रहे। और ये तरीके से हम देख सकते हैं ये तीनों राइट कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंटली हमने इनको स्टडी किया है। सो आई होप राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एंड राइट टू लाइफ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।